हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023, जिसकी परीक्षाएं आपकी 3 अप्रैल से शुरू हो रही हैं, सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। तो हम सेकंड सेमेस्टर का सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास आज हम इसे करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी क्वेश्चन जो आपके 1 से लेके 15 तक हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शंस हैं ए मैकाले, बी विलियम बेंटिक, सी वॉरेन हेस्टिंग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है सी वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग्स सन 1774 से 1785 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने मुस्लिम कानून और धर्मशास्त्र के अध्ययन के लिए 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। आपका अगला प्रश्न है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं ए राधाकृष्णन आयोग, बी कोठारी आयोग, सी मुदालियर आयोग, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। यहाँ आपका गलत हो गया है, यहाँ बी होगा। कोठारी आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा शिक्षा प्रणाली की समीक्षा करने के लिए की। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी ने की थी। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1880 में, बी 1882 में, सी 1890 में, डी 1892 में। आपका राइट ऑप्शन है 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। उनका उद्देश्य भारत में शिक्षा प्रणाली की जांच करना और सुधारों की सिफारिश करना था। इसकी प्रमुख सिफारिशें हैं, पहली है प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, शिक्षा का विकेंद्रीकरण, व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना और महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। आपका अगला प्रश्न है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं 16 मई 1911, बी है 20 मार्च 1911, सी है 16 मई 1912 और डी है 20 अप्रैल 1919। आपका राइट ऑप्शन है ए 16 मार्च 1911। यहाँ आपका मार्च होगा, मार्च। गोखले विधेयक 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था। सर्वप्रथम भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की मांग को गति देने का कार्य गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा आयोग 1964 से 1966 के अध्यक्ष थे। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, बी श्री M.T. व्यास, सी श्री D.S. कोठारी, डी डॉक्टर ताराचंद। आपका राइट ऑप्शन है सी श्री डॉक्टर S. कोठारी। भारत के लिए एक सुसंगत शिक्षा नीति तैयार करने के लिए कोठारी आयोग की स्थापना डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। कोठारी आयोग को भारतीय आयोग के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। आपके ऑप्शंस हैं ए हंटर आयोग में, बी 1813 के आज्ञा पत्र से, सी मैकाले के वितरण पत्र से, डी वुड के आदेश पत्र से। आपका राइट ऑप्शन है बी 1813 के आज्ञा पत्र से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा इसका जन्म हुआ। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए 1970 ईस्वी में,
बी 1975 ईस्वी में, सी 1976 ईस्वी में, डी 1980 ईस्वी में। आपका राइट ऑप्शन है सी 1976 ईस्वी में समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार दोनों को कानून बनाने का अधिकार है। आपका अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आपके ऑप्शंस हैं विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड वेलेस्ली, सी चार्ल्स ग्रांट, डी इरविन। आपका राइट ऑप्शन है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निस्पंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए चार्ल्स ग्रांट, बी लॉर्ड मैकाले, सी लॉर्ड वेलेस्ली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। आपका राइट ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले। भारतीय शिक्षा नीति में लॉर्ड मैकाले ने निस्पंदन सिद्धांत दिया था, जिनका मुख्य उद्देश्य भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से समूह को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो, परंतु विचारों, नैतिकता तथा बुद्धि से ब्रिटिश हो। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड कब आरंभ हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 1985 से 1986, बी 1986 से 1987, सी 1987 से 1988 और डी 1988 से 1989। आपका राइट ऑप्शन है 1986 से 1987। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1987 में आरंभ हुआ था। यह योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य देश सभी प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना था। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु, बी जन शिक्षा हेतु, सी अंग्रेजों की शिक्षा हेतु, डी छात्रों की शिक्षा हेतु। आपका राइट ऑप्शन है उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। शिक्षा छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार केवल ऐसे वर्ग को शिक्षित करना चाहते थे जो उनके अनुकूल, और वे केवल उच्च वर्ग को ही शिक्षित करना चाहते थे। आपका अगला प्रश्न है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम कब बना? RTE एक्ट कब बना? आपके ऑप्शंस हैं 2005, बी 2008, सी 2009 और डी 2011। आपका राइट ऑप्शन है सी 2009। RTE एक्ट 4 अगस्त 2009 को भारत सरकार द्वारा पारित किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का अधिकार दिया। आपका अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है? आपके ऑप्शंस हैं प्राथमिक शिक्षा से, बी प्राथमिक बालिका शिक्षा से, सी माध्यमिक शिक्षा से, डी माध्यमिक बालिका शिक्षा से। आपका राइट ऑप्शन है डी माध्यमिक बालिका शिक्षा से। भारत सरकार द्वारा 2004 में अनुसूचित जाति, जनजाति व पिछड़े वर्ग की बालिकाओं के लिए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना के लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का शुभारंभ किया गया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? आपके ऑप्शंस हैं 1903, बी 1905, सी 1904, डी 1908। आपका राइट ऑप्शन है 1904। भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट 1904 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना
प्रशासन और वित्त पोषण के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न और आपका बहुविकल्पी लास्ट प्रश्न है, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय को, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को, सी लंदन विश्वविद्यालय को, डी पेरिस विश्वविद्यालय को। आपका राइट ऑप्शन है लंदन विश्वविद्यालय को, जो आपका सी ऑप्शन है। कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना 1857 ईस्वी में हुई थी। इन विश्वविद्यालयों की स्थापना का आदर्श लंदन विश्वविद्यालय को बनाया गया। अब आपके अतलगोत्री प्रश्न हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ऐसी क्लासें मिलती रहें। आपका अगला प्रश्न है अतलगोत्री प्रश्न, जो आपका पहला क्वेश्चन है, निस्पंदन सिद्धांत से क्या आशय है? निस्पंदन सिद्धांत को अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। शिक्षा के प्रसार के लिए यह एक अवधारणा है। इस सिद्धांत का मानना था कि समाज के उच्च वर्गों से शुरू होकर धीरे धीरे निम्न वर्गों तक पहुंचेगी। इस सिद्धांत का मानना ये था कि जब हम समाज के उच्च वर्गों में ये शुरू करेंगे तो धीरे धीरे ये निम्न वर्गों तक पहुंच जाएगी। आपका अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आपका आंसर है, कोठारी आयोग की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली का समग्र मूल्यांकन करना और शिक्षा नीति का निर्माण करना। आयोग ने शिक्षा का क्षेत्र में सुधार, राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका में समानता और शिक्षा में अनुसंधान और विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया था। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? आपका आंसर है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण का अर्थ है सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर प्रदान करना और लक्ष्य सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे, चाहे किसी भी धर्म, लिंग या सामाजिक आर्थिक स्थिति या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो, लेकिन सबको समान शिक्षा प्राप्त हो और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना क्या है? आपका आंसर है, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना भारत सरकार की एक ऐसी योजना है जिसका उद्देश्य बाल श्रम को खत्म करना है। यह योजना 1987 में शुरू की गई और इसका संचालन श्रम और रोजगार किया गया। यह योजना मंत्रालय द्वारा की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, जनशाला कार्यक्रम क्या है? आपका आंसर है, जनशाला कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य वयस्कों को साक्षर बनाना है। जनशाला कार्यक्रम का उद्देश्य सिर्फ वयस्कों को साक्षर बनाना है। आपका अगला प्रश्न है, न्यूनतम अधिगम स्तर से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसा स्तर है जो यह सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर एक निश्चित न्यूनतम ज्ञान और कौशल प्राप्त करें। यह स्तर विभिन्न विषयों जैसे भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक अध्ययन के लिए भी निर्धारित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, विद्यालयमुखी कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं? तो विद्यालयमुखी कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्कूल में जाने के लिए प्रेरित करने के लिए डिज़ाइन किए गए इन कार्यक्रमों में विभिन्न गतिविधियां शामिल होती हैं जो बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करती हैं और उन्हें स्कूल में सफल होने में मदद करती हैं। आपका अगला प्रश्न है, पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम लिखिए। पी मोस्ट कार्यक्रम का पूरा नाम सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम है। प्रोग्राम ऑफ मास ओरिएंटेशन ऑफ स्कूल टीचर्स। आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के संदर्भ में अपव्यय
व अवरोधन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आपका आंसर है, सबसे पहले हम अपव्यय का अर्थ देखेंगे। अपव्यय का आशय बालक का अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय छोड़ देना, जिससे बालक पर खर्च किया गया धन, समय और श्रम बेकार चला जाता है। हार्टोग कमेटी के अनुसार प्राइमरी शिक्षा पूरी करने से पहले बच्चे का शिक्षा स्तर पर स्कूल छोड़ देना अपव्यय कहलाता है। और अवरोधन, अवरोधन का आशय कक्षा में असफल होने से लिया जाता है, अर्थात एक ही कक्षा में दोबारा पढ़ाई के लिए ठहरना। आपका अगला प्रश्न है, प्राच्य पाश्चात्य विवाद क्या है? प्राच्य पाश्चात्य विवाद 19वीं शताब्दी में भारत में शिक्षा प्रणाली के स्वरूप को लेकर हुआ एक महत्वपूर्ण विवाद था। यह विवाद भारतीय संस्कृति और मूल्यों को संरक्षित करने और आधुनिक शिक्षा प्रणाली को अपनाने के बीच टकराव का प्रतीक था। आपका अगला प्रश्न है, डीपीईपी परियोजना का मुख्य कार्य क्या है? इसके मुख्य कार्य हैं शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि और शिक्षकों की प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, बेहतर कार्यक्रम और शिक्षण सामग्री और स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना। और दूसरा है समानता और समावेश को बढ़ावा देना, जो डीपीईपी ने सभी बच्चों को शिक्षा तक समान पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया। आपका अगला प्रश्न है, बीईपी क्या है? तो बीईपी का अर्थ है बेसिक एजुकेशन प्रोग्राम। यह 1994 में शुरू किया गया भारत सरकार का एक कार्यक्रम था, जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक, गुणवत्तापूर्ण और समावेशी बनाना था। आपका अगला प्रश्न है, बोर्ड के घोषणा पत्र का शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा? आपका आंसर है, पहला प्रभाव, सन 1856 तक सभी प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना हो गई। दूसरा है सभी स्तर के स्कूलों तथा कॉलेजों की स्थापना हो गई। तीसरा, शिक्षा राज्य का दायित्व माना जाने लगा तथा राज्य के नियंत्रण में आ गई। और दूसरा है उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी कर दिया गया और शिक्षा की पाठ्यचर्या में पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान का विस्तार कर दिया गया। आपका अगला प्रश्न है, ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? ब्रिज कोर्स का क्या आशय है? आपका आंसर है, ब्रिज कोर्स यह एक ऐसा शैक्षणिक कार्यक्रम जो दो अलग अलग स्तरों के बीच ज्ञान और कौशल के अंतर को कम करने में मदद करता है। यह उन छात्रों के लिए उपयोगी होता है जो किसी अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं या जिनके पास न आवश्यक ज्ञान और कौशल की कमी होती है। ब्रिज कोर्स विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे पहला है शैक्षिक स्तर के बीच ब्रिज कोर्स, दूसरा कौशल विकास के लिए ब्रिज कोर्स, तीसरा भाषा सीखने के लिए ब्रिज कोर्स। आपका अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है? आपका आंसर है, आरटीई शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रारंभिक शिक्षा से आशय 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा प्रदान करने से है। इसका अर्थ है कि इस आयु वर्ग के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, चाहे उनकी जात, धर्म, लिंग, सामाजिक, आर्थिक या भौगोलिक स्थिति कुछ भी हो। जैसे आरटीई एक्ट 2009 के तहत प्रारंभिक शिक्षा के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। पहला है मुक्त शिक्षा, अगला है स्कूलों की नियुक्ति, और है पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें, अगला है बुनियादी सुविधाएं, अगला शिक्षा का अधिकार समिति, और अनिवार्य शिक्षा और शिक्षकों की नियुक्ति। ये आरटीई एक्ट 2009 में प्रारंभिक शिक्षा के तहत ये प्रावधान किए गए हैं। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जो आपके 31 से 40 तक हैं।
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। इसका आंसर है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, मैकाले ने इसके तहत अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दिए, जिसके तहत भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचारों से, नैतिकता तथा बुद्धिमत्ता से ब्रिटिश हो। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मूल्यांकन। मैकाले की समिति को भारत के लिए शिक्षा की एक नई प्रणाली तैयार करने का काम सौंपा गया था, जो सदियों से चली आ रही पारंपरिक प्रणाली को बदल देगी। मैकाले की समिति ने सिफारिश की थी कि भारतीय स्कूलों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए और पाठ्यक्रम पूर्वी मूल्यों के बजाय पश्चिमी मूल्यों और विचारों पर आधारित होना चाहिए। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति में था कि हम एक नई शिक्षा प्रणाली लाएंगे और जो सदियों से शिक्षा प्रणाली चली आ रही है उसको बदल देंगे और शिक्षा की भाषा अंग्रेजी होनी चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा क्यों कहा जाता है? आपका आंसर है, वुड के घोषणा पत्र 1854 को शिक्षा का मैग्ना कार्टा इसीलिए कहा जाता था क्योंकि चार्ल्स वुड अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे और इस वुड स्पीच की कुछ विशेषताएं हैं। जो पहली विशेषता है, स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक स्कूली शिक्षा। अगली है, माध्यमिक विद्यालय में एंग्लो वर्नाक्युलर माध्यम। अगली है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा को बढ़ावा। मैकाले आयोग, यह पहला विधि आयोग था जिसे लॉर्ड मैकाले के अधीन 1834 में स्थापित किया गया था। नंबर 2, इसने दंड संहिता और आपराधिक प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी। लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र। पहला है, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में भारतीय शिक्षा पर विवरण पत्र प्रस्तुत किया। नंबर 2, विवरण पत्र ने भारतीय मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद 1837 में अंग्रेजी को अदालत की भाषा बनाया गया, लेकिन वुड डिस्पैच जो 1854 में था, उसने भारत में शिक्षा के लिए ब्रिटिश प्रयासों को नियमित किया। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का क्या योगदान रहा? तो भारतीय शिक्षा में लॉर्ड कर्जन का योगदान, शिक्षा विभाग का गठन। सबसे पहले शिक्षा विभाग का गठन हुआ, जो इसका पहला पॉइंट है। कर्जन ने 1901 में भारत सरकार में शिक्षा विभाग की स्थापना की। और दूसरा है, यह विभाग शिक्षा नीति बनाने, शिक्षा संस्थानों की निरीक्षण करने और शिक्षा के विकास के लिए योजना बनाने के लिए जिम्मेदार था। इस आयोग ने भारत में, कर्जन ने 1901 में शिक्षा विभाग की स्थापना की और फिर शिक्षा नीति बनाने, संस्थानों का निरीक्षण और शिक्षा के विकास के लिए योजना बनाई। दूसरा है, शिक्षा नीति 1904। इसका पहला पॉइंट है, कर्जन ने 1904 में अपनी शिक्षा नीति घोषित की। और दूसरा है, इस नीति ने प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यवसायिक शिक्षा और महिला शिक्षा के क्षेत्र में कई सुधारों की शुरुआत की। नंबर 3 है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। कर्जन ने 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की और इस आयोग ने विश्वविद्यालय के कामकाज का अध्ययन किया और सुधारों की सिफारिश की। नंबर 4 है, शिक्षा में कर्जन के योगदान का मूल्यांकन। कर्जन ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए।
इन बदलावों का भारतीय शिक्षा के विकास पर दीर्घकालीन प्रभाव पड़ा और कर्जन की शिक्षा नीति के कुछ नकारात्मक पहलू भी थे। अगला प्रश्न है, कोठारी आयोग की प्रमुख सिफारिशों को संक्षेप में वर्णन करें। आपका आंसर है, इसका पहली सिफारिश है शिक्षा का राष्ट्रीयकरण। आयोग ने सिफारिश की कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए और शिक्षा प्रणाली को एक राष्ट्रीय नीति के तहत लाया जाए। और दूसरी सिफारिश थी शिक्षा का माध्यम, जो आयोग ने सिफारिश की कि प्राथमिक शिक्षा का माध्यम हमेशा मातृभाषा होना चाहिए और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया जाए। इसमें था प्राथमिक शिक्षा का माध्यम तो मातृभाषा हो और माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं का इस्तेमाल किया जाए। और तीसरा था शिक्षा का स्तर। आयोग ने शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई सिफारिशें की, जिनमें शामिल है लड़कियों और महिलाओं के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देना। और चौथी सिफारिश थी शिक्षा का लक्ष्य। आयोग ने शिक्षा का लक्ष्य केवल ज्ञान का प्रसार नहीं बल्कि व्यक्तित्व का समग्र विकास बताया। और अगली सिफारिश थी शिक्षा का दर्शन। आयोग ने शिक्षा का दर्शन समग्र और मानवतावादी बताया। और आपकी लास्ट सिफारिश है शिक्षा का भविष्य। आयोग ने शिक्षा के भविष्य को उज्जवल बताया और शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। ये आपकी शिक्षा स्तर की सिफारिश थी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख बिंदु क्या थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कुछ प्रमुख बिंदु थे, जो इसका पहला बिंदु है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। यह नीति 1986 में तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर राजीव गांधी द्वारा पेश की गई। यह नीति 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेती है। इसके प्रमुख उद्देश्य हैं शिक्षा को सभी के लिए सुलभ बनाना, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना और शिक्षा को राष्ट्रीय विकास के लक्ष्यों से जोड़ना। और इसकी उपलब्धियां हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की उपलब्धियां, शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने में सफलता, शिक्षा के लिए वित्त पोषण में वृद्धि करना और शिक्षा का ढांचा विकसित करना और शिक्षा का स्तर सुधारना। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की कमियां थीं, शिक्षा के लिए पर्याप्त संसाधनों की कमी थी, शिक्षा प्रणाली में सुधार धीमी गति से हो रहा था, शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की कमी थी। आपका अगला प्रश्न, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का महत्व था, यह भारत की शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण बदलाव था। इस नीति ने शिक्षा प्रणाली में समानता, सामाजिक न्याय और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को 1992 में संशोधित किया गया था। आपका अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख उद्देश्य बताइए। डाइट, जिसे हम लोग डाइट बोलते हैं, उसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। तो पहला उद्देश्य है शिक्षकों का प्रमुख प्रशिक्षण। डाइट का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। और सेवाकालीन प्रशिक्षण में शिक्षकों को नवीनतम विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन, बाल मनोविज्ञान आदि विषयों प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण सेवापूर्ण और सेवाकालीन दोनों प्रकार का होता है। और दूसरा है शैक्षिक सामग्री का विकास। डाइट विभिन्न विषयों पर किताबें, पत्रिकाएं, ऑडियो, वीडियो विकसित करता है। यह सामग्री शिक्षकों और छात्रों के लिए उपयोगी होती है। और डाइट शैक्षिक सामग्री का विकास और प्रयास भी करता है।
और आपका अगला है शैक्षिक अनुसंधान। डाइट शिक्षण विधियों, पाठ्यक्रम, मूल्यांकन आदि विषयों पर अनुसंधान करता है। यह अनुसंधान शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। और आपका लास्ट है शिक्षा प्रणाली में सुधार। डाइट शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए भी काम करता है। यह शिक्षकों को प्रशिक्षण, शैक्षिक सामग्री का विकास और शैक्षिक अनुसंधान के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में सुधार करता है। और इसके उद्देश्य हैं, डाइट के अन्य उद्देश्यों में शिक्षा से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना, शिक्षकों को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना, शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देना आदि शामिल है। आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर प्रकाश डालिए। प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याएं। पहली समस्या है शिक्षा का अभाव। भारत में अभी भी कई बच्चे हैं जिन्हें प्राथमिक शिक्षा नहीं मिल पाती और जिनका कारण है गरीबी, सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन, लिंग भेद और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक बाधाओं के कारण कमी होती है। और दूसरी समस्या है शिक्षा की गुणवत्ता में कमी। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता अक्सर कम होती है। शिक्षकों की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे और शिक्षण सामग्री की कमी कुछ प्रमुख कारण है। और अगली समस्या है भाषा की समस्या। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जिनमें प्राथमिक शिक्षा में भाषा की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी है। कई बच्चों को अपनी मातृभाषा में शिक्षा नहीं मिल पाती। और अगली समस्या है शिक्षकों की कमी। भारत में प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। कई विद्यालयों में एक ही शिक्षक कई कक्षाओं को पढ़ाता है और शिक्षकों की कमी शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित करती है। प्राथमिक शिक्षा की समस्याओं को हल करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने होंगे। आपका अगला प्रश्न है, ECCE का क्या उद्देश्य है? इसका अर्थ है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। यह उसे 6 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। इसमें शारीरिक, सामाजिक, भावात्मक, संज्ञानात्मक और भाषा विकास शामिल हैं। बच्चों को एक सुरक्षित और देखभाल करने वाला वातावरण प्रदान करना और बच्चों के उनके विकास के लिए आवश्यक उत्तेजना प्रदान करना। बच्चों को सामाजिक और भावात्मक कौशल विकसित करने में मदद करता है और बच्चों को सीखने के लिए तैयार करता है। और इसके लाभ क्या हैं? यह बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा में सुधार करता है और बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करता है और बच्चों के जीवन में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करता है। अगला प्रश्न है, NCERT का मुख्य कार्य क्या है? ये आपके सेकंड सेमेस्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। NCERT भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा से संबंधित मामलों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को सहायता और सलाह देता है। NCERT के कार्य क्या हैं? स्कूली शिक्षा से संबंधित क्षेत्रों में शोध कार्य करना, उसे बढ़ावा देना और समन्वय करना, मॉडल पाठ्यपुस्तकें, शिक्षण सामग्री और मूल्यांकन उपकरण विकसित करना, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और शिक्षा के लिए राष्ट्रीय नीतियां तैयार करने में सरकार की सहायता करना। शिक्षा प्रणाली में समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का विकास करना। NCERT के कुछ अन्य कार्य भी हैं, जो शिक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों पर शैक्षिक सामग्री प्रकाशित करना, शिक्षकों के लिए ऑनलाइन संसाधन और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना महत्वपूर्ण योगदान देता है। विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करना, शिक्षा प्रणाली में नवाचार को बढ़ावा देना और NCERT शिक्षा प्रणाली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है,
जो सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में सहायता प्रदान करता है। आपका अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, शिक्षा बिना बोझ के इस संदर्भ में यशपाल समिति के मुख्य सुझाव क्या थे? शिक्षा बिना के यशपाल समिति के मुख्य सुझाव, सबसे पहले है परीक्षा प्रणाली में सुधार। परीक्षाओं को केवल ज्ञान मूल्यांकन करने के बजाय समग्र विकास का मूल्यांकन करना चाहिए। बोर्ड परीक्षाओं को केवल 12वीं कक्षा में आयोजित किया जाए। कक्षा 10वीं तक की परीक्षाओं को बोर्ड परीक्षा के बजाय आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर आयोजित किया जाए। और पाठ्यक्रम में सुधार, पाठ्यक्रम को बोझिल बनाने के बजाय व्यापक और संतुलित बनाया जाए। पाठ्यक्रम में जीवन कौशल और मूल्यों को शामिल किया जाए। पाठ्यक्रम को रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया जाए। और इसमें शिक्षण विधियों में सुधार, शिक्षण विधियों को रोचक और प्रभावी बनाया जाए। शिक्षण विधियों में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहन किया जाए। शिक्षण विधियों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाए। और इसमें शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाए ताकि वे नवीनतम शिक्षण विधियों और तकनीकों का उपयोग कर सकें। शिक्षकों को छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को समझने और उनसे निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। शिक्षकों को छात्रों को प्रेरित करने और उनमें आत्मविश्वास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। आपके 40 क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही हम आपके लिए अगला पेपर विज्ञान का जो लाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।